बार की जो लड़ाई है 400 और 200 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एनडीए तो नारा दे रही है 400 पार का, इसके पीछे इतनी कॉन्फिडेंट बीजेपी क्यों नजर आ रही है, ये भी चीज आपसे समझना चाहेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो भी पूरा कॉन्फिडेंट होकर के कह रहा है कि बीजेपी 200 पर ही सिमट करके रह जाएगी। अभी हाल ही में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आता है और उन्होंने वजह भी स्पष्ट की है कि 400 पार इसीलिए चाहिए कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब काशी और मथुरा की बारी है, यानी कि जो वोट है वो इसलिए मांगे जा रहे धर्म की राजनीति पर। देखिए, ऐसा है कि जब हम चर्चा भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं, उनके नैरेटिव को चर्चा करते हैं जो 400 पार का, देखिए वो अपने जीत के लिए आश्वस्त है, इसलिए वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। और देखिए विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बोल रहा है कि 200 के नीचे सिमट जाएगा। हम कहे तो 200 के नीचे भारतीय जनता सिमट जाए, पार्टी सिमट जाए, चाहे 150 के नीचे सिमट जाए, इनको ये बताना चाहिए ये कितना प्राप्त कर रहा है। अभी मैं पांडे जी को बड़ा लेट ज्वाइन किया, पांडे जी को बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्कशन किया, इन्होंने डिस्कशन किया, एजुकेशन के बारे में किया, किसानों की बात की, एमएसपी की बात की और धर्म की बात की। अनएम्प्लॉयमेंट के अगर आंकड़े दिया जाए तो इनको सामान्य वर्ग को शायद ये नहीं पता होगा कि 1991 से लेकर 2020 तक अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 5.60 से 5.90 के बीच ही रहा है। जहां तक किसानों की बात होती है, देखिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2006 में आई थी, 2014 तक मान्यवर सो रहे थे। एमएसपी 1965 पे लागू किया था लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। जहां तक कानून की बात है, 2013 में इन्हीं के प्रधानमंत्री यानी हम सब के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि एमएसपी गारंटी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 चर्चा कर रहे थे कि देखिए ऐसा है, मनमोहन सिंह ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। भाई साहब आपको मैं 2006 का स्टेटमेंट की हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, 2009 का स्टेटमेंट जाके देख लीजिए, बोलेगे तो वीडियो भी अभी सुना दूंगा। उन्होंने बोला कि जो संसाधनों पे प्रथम अधिकार है माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुसलमानों का है। स्पेशली मुसलमानों का जाके स्टेटमेंट जाके कोई भी पढ़ सकता है। देखिए देश में किसी भी जो भी इस देश में जनता रहती है उसका सारा अधिकार है, हर रिसोर्सेज पे हर वर्ग और पंथ का अधिकार होता है, किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होता। जहां तक ये बात कर रहे थे कि भाई मेरी न्याय यात्रा में सबको न्याय की बात करेंगे, अरे किसके न्याय की बात कर रहे हैं आप ये बताइए। किसी भी न्याय जो मैनिफेस्टो होता है उसमें लिखा जाता है कि भाई हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लिखने की क्या जरूरत है कि भैया आप सबको अपना कपड़ा पहनने का, खाना खाने का, पीने का अधिकार, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो 1950 से सबसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से मिला हुआ है। आप और हम उसको बदल कैसे सकते हैं? दुर्भाग्य ये है देश का। और विपक्ष का बोल रहे कि इंडिया अलायंस सब जगह बैठा हुआ है। ये बताइए, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं मानता हूं उससे बड़ी पार्टी विपक्ष में कोई नहीं है और उसको रहना भी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में शून्य है, मध्य प्रदेश में शून्य है, आप बिहार में मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं किसी वैशाखी के सहारे, आप राजस्थान में किस स्तर पर बैठे हुए हैं, आप साउथ में अगर चले जाएं तो कर्नाटका में डायरेक्ट जो कंटेस्ट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और जहां मैं बोलता हूं, आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं, आज जाके कोई भी स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकता है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने होती है 90% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का जीतने का। तो देखिए आप जब 320 सीट पे लड़ रहे हो, जबकि आज तक इतिहास से देश आजाद हुआ है जब 1952 के इलेक्शन के बाद से पहली बार कांग्रेस इतने कम सीट पे लड़ रही है। तो देखिए ऐसा है कि जहां तक नेता, नियति और नियत नहीं होगी वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है कि धर्म की चर्चा अगर हम करें तो बिल्कुल धर्म एक है, किसी को हिंदू धर्म में विश्वास है, किसी को मुस्लिम में, किसी को सिख में, अपना अपना पंथ है। एक है, लेकिन धर्म पर राजनीति करना सही है? नहीं, किसने राजनीति की ये बता दीजिए, धर्म की राजनीति किसने की ये बताइए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको गर्व से कहने में हिंदू बुरा क्या लगता है? अगर हम कोई मुस्लिम है तो गर्व से मुस्लिम कहने में क्या बुरा लगता है? सिख है तो सिख बोलेगा। देखो प्रधानमंत्री अगर हिंदू धर्म के में आस्था रखते हैं वो मंदिर जाएंगे, वो मस्जिद क्यों जाएंगे? जो मस्जिद में मुस्लिम धर्म में आस्था रखता हो वो मस्जिद जाएगा, जो क्रिश्चियन धर्म में आस्था रखता हो क्रिश्चियन जाएगा। अमेरिका में आपने देखा होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है प्रेसिडेंट का, वो किसकी शपथ खाता है? बाइबल की शपथ खाता ना, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं खाता है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाते हैं कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम है देश को चलाने के लिए, लेकिन हमारी आस्था जो है वो पर्सनल विषय है। और आस्था चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरा जनमानस हो, उसको मानने का अधिकार है। नंबर आखिरी में चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए ऐसा इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मैं माइनॉरिटी को स्पेशल प्रिविलेज दूंगा। माइनॉरिटी कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? माइनॉरिटी कमीशन में 5,000 करोड़ का बजट रखने की क्या जरूरत थी? माइनॉरिटी कमीशन बताइए किस देश की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी आबादी माइनॉरिटी कैसे हो जाती, मुझे समझ नहीं आता। देश में 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटीज है, क्या उसको स्टेटस मिल रहा? नहीं मिल रहा।
तो माइनॉरिटी शब्द के साथ ही मजाक हो रहा है। आप सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करने में लग गए हो। देखिए देश में सबको राजनीति करने का, तब कोई पार्टी हो, लेकिन आप एक धर्म विशेष की राजनीति आपने अभी जिक्र किया कि आस्था एक अपना पर्सनल इशू है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता वोट मांगने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और कहते हैं कि 400 पार होना इसलिए जरूरी है ताकि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा और काशी की बारी है, ये इससे आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल। अगर देश का सबसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के जो सिरमौर है राहुल गांधी साहब, अगर वो बोलते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम सर्वे कराएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और राम मंदिर पे भी हम उसमें देखेंगे 370 वापस ला देंगे, भाई किसकी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है। तो पॉलिटिक्स दोनों तरफ से होगी। देखिए हम तो कहते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स करेंगी, अपीसमेंट कहां कौन कितना कर रहा है ये सोचने वाला विषय है। देखिए अब जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था 47 में, तो जो मुसलमान यहाँ थे वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के हिंदू चले आए, जो भी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट के अंडर में आनी चाहिए थी, लेकिन हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टी थी मुस्लिम को वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। क्यों बना दी गया? पर्सनल लॉ क्यों बनाने की क्या जरूरत है? ये बताइए, दुनिया में ऐसा कोई देश बता दीजिए जहां पे 2 लॉ चलते हो। भाई पर्सनल लॉ अगर आप मानते हो, एग्री मानो, फिर आपके उसको कानून जो है क्राइम के लिए भी क्रिमिनल होना चाहिए। सिविल के लिए आप पर्सनल लॉ चाहते हो, क्रिमिनल इश्यूज के लिए आप चाहते हो कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो किया जाए। तो ये कहीं ना विरोधाभास है, इस विरोधाभास को खत्म करने की जरूरत है। हम तो बार बार बोलते हैं, अगर नैरेटिव किसी भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दिया है तो आप उसको काउंटर कीजिए ना कि इंडिया अलायंस 500 पार, हम इंडिया अलायंस 350 पार। आप ये क्यों बोलते हो 200 में सिपट जाएगी? आप अपने नंबर बताओ कि हमारे इतने नंबर आएंगे और यहां से नंबर आएंगे, हम तो गिन के देते हैं।